टी सीरीज तब भी किंग था जब कैसेट चला करती थी। टी सीरीज तब भी किंग था जब भक्ति म्यूजिक चला करता था। और आज जब YouTube चल रहा है, टी सीरीज आज भी सबसे बड़ा YouTube चैनल है। आखिर टी सीरीज के डीएनए में ऐसी क्या बात है कि हर दौर में हर जगह प्रॉब्लम ढूंढ लेता है, सॉल्यूशन कर देता है और किंग बन जाता है। तो आज करेंगे कैसे गुलशन कुमार ने, जो कि पहले फ्रूट बेचने का काम किया करते थे, कैसे टी सीरीज खड़ी की और कैसे उनकी अगली जनरेशन ने आज टी सीरीज को 3000 करोड़ की कंपनी बना दिया है। इस केस स्टडी का एक एक शब्द आपके बिजनेस के लिए रामबाण हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और लास्ट में मैं आपके लिए बहुत सारे बिजनेस लेसन शेयर करूंगा जो कि एक सामान्य व्यापारी अपने बिजनेस में काम में ले सकता है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो बिना समय वेस्ट किए करते हैं वीडियो की शुरुआत। गुलशन कुमार जी वेस्ट पंजाब से थे और 1947 में भारत की आजादी के टाइम जो दंगे वगैरह चल रहे थे उस दौरान वो दिल्ली आए। पैसा बहुत ज्यादा नहीं था, आर्थिक हालत खराब थी, तो एक चद्दर बिछा के उसी पे फ्रूट बेचा करते थे, फल बेचा करते थे पूरा परिवार, और रात को उसी चद्दर पे बिछा के सो जाया करते थे। इतनी कठिन और विषम परिस्थितियों में उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की थी परिवार को पालने की। और धीरे धीरे पहले फ्रूट सेल करते रहे, उसके बाद जूस बेचने लग गए और ठीक ठाक यही वाला काम चल रहा था। इनकी जिंदगी में असली चेंज कब आया? 1970 के दौर में। 1970 के दौर की अगर हम बात करें, उस समय तक संगीत म्यूजिक एक लग्जरी हुआ करता था। बड़े बड़ी हवेलियां, वहां पे बड़े बड़े ग्रामोफोन, बड़े बड़े रिकॉर्ड, बस वही चला करते थे। न कैसेट थी, न सीडी थी। आम आदमी की पहुंच से म्यूजिक दूर था। आम आदमी म्यूजिक नहीं सुन सकता था, उसके पास सिर्फ आकाशवाणी रेडियो था। तब 1978 में गवर्नमेंट ने इंपोर्ट पॉलिसी अपनी चेंज की और इंपोर्ट पॉलिसी में ये जो टेप रिकॉर्डर्स वगैरह आते थे, इनका इंपोर्ट अलाउ करवाया। सो पहले भारत में टेप रिकॉर्डर थे नहीं, बाहर से आया करते थे, अब उसका इंपोर्ट भी अलाउ हो गया तो बहुत सारे टेप रिकॉर्डर आ गए। और जो एक आदमी की इच्छा थी कि यार मैं भी म्यूजिक सुनूं मेरे हिसाब से, मेरी मर्जी का, वो इच्छा पूरी हुई। लेकिन भैया इसके साथ तो वही वाली समस्या हो गई, रेजर वाली, कि एक बार आपने रेजर ले आए लेकिन ब्लेड तो हर बार चाहिए। तो भैया टेप रिकॉर्डर तो एक बार आ गया, म्यूजिक की कैसेट तो बार बार चाहिए। अब उस समय कैसेट का काम करने वाला कोई नहीं था, और उस समय जिस जिस बंदे ने कैसेट की दुनिया में प्रवेश किया सब ने पैसा कमाया, क्योंकि ऐसी चीज थी जिसको सबकी डिमांड थी और सप्लाई बहुत कम थी। तो गुलशन कुमार ने कहा भैया इसमें भी हाथ आजमाते हैं। तो उस समय क्या है कि एक ओरिजिनल कैसेट खरीदी, फिर एक खाली कैसेट खरीदी, उस खाली कैसेट को ओरिजिनल कैसेट से कॉपी किया, 7 रुपए में कैसेट तैयार, और वो बिक्री है 25-25 रुपए में। मार्जिन देख रहे हो, 300% मार्जिन है, अनलिमिटेड बेचो भैया, कोई दिक्कत ही नहीं है। और उस दौर में गुलशन कुमार जी ने म्यूजिक इंडस्ट्री में पहला कदम रखा और खूब पैसा कमाया। लेकिन भैया बिजनेस, जैसा मैंने कहा, बिजनेस खून पसीने से, मेहनत से खड़ा होता है और हर स्ट्रगल बीच में आते हैं। सो स्ट्रगल में ना कोई बिजनेस बड़ा नहीं होता। तो उनका पहला स्ट्रगल उनकी जिंदगी में आया कि पहले जो कंपनियां थी, म्यूजिक इंडिया, पॉलीडोर, इन कंपनियों की मोनोपोली थी म्यूजिक के मार्केट में। और ये कंपनियां क्या किया करती थी, ये रिकॉर्ड बेचा करती थी। अब कंपनियों को लगा भैया रिकॉर्ड तो आजकल ले नहीं रहे, दुनिया तो ले रही है कैसेट, तो बोले हम भी कैसेट बेचेंगे। अब अगर इतने बड़े बड़े प्लेयर मार्केट में आ जाएंगे तो गुलशन कुमार जी जैसे छोटे प्लेयर से कौन कैसेट लेगा भैया। तो उनका धंधा उनको बंद होता दिखाई देने लगा, क्योंकि भैया वो तो पुराने लोग हैं, पहले रिकॉर्ड बेचते थे, उन्हीं दुकानों पे कैसेट बेचने लग गए। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तय है, डीलर तय है, दुकानें तय है, तो उन्होंने तो रातों रात अपना बिजनेस खड़ा कर दिया और गुलशन जी की हो गई टेंशन। और जहां परेशानी होती है वहां धंधा और बड़ा होता है। तो ये परेशानी आई तो गुलशन जी ने कहा भैया आप क्या करें, कैसे एंटर लें। तो उस समय एक प्रॉब्लम थी। उस समय प्रॉब्लम क्या थी कि भैया म्यूजिक इंडिया ने बस अब कैसेट भेज दी। अब कई बार पता चला वो कैसेट का बीच का रिकॉर्ड निकल गया, वो कैसेट खराब हो गई, कैसेट रास्ते में ट्रांसपोर्ट में डैमेज हो गई, कैसेट पड़े पड़े डैमेज हो गई, एक के ऊपर एक हो गई, डैमेज हो गई। तो जैसे ही कैसेट डैमेज होती थी, म्यूजिक इंडिया कहती थी मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है, हमने तो भेज दी, तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है। तो दुकानदारों को बहुत प्रॉब्लम आती थी कि यार ठीक है 100 कैसेट लेते हैं, 10-15 तो ऐसी खराब निकल जाती है, 85 में कमा लेते हैं। लेकिन उनके पास भी ऑप्शन नहीं था, चला रहे थे काम। फिर आए गुलशन कुमार जी, उन्होंने कहा सुनो मेरी बात, जीरो लायबिलिटी मॉडल। बोले ये क्या है? बोले भैया तुम लो मेरे से 100 कैसेट, टूट जाए
मेरी जिम्मेदारी, खराब हो जाए मेरी जिम्मेदारी, नहीं बिके मुझे वापस दे दो, मैं देख लूंगा। अब भाई साहब जब जीरो लायबिलिटी मॉडल आया ना, तो सारे दुकानदारों ने कहा भैया ये हुई ना फायदे की चीज, 100 में से 15 पे नुकसान क्यों झेलना, गुलशन भाई आप दो। तो अब तो दुनिया लाइन लगाने लग गई गुलशन जी के कि भैया आप दो यार, आपसे लेनी है, क्योंकि जीरो लायबिलिटी मॉडल है। और इसी जीरो लायबिलिटी मॉडल की ताकत थी कि जो पहले कैसेट थी वो म्यूजिक दुकान पे ही बिकती थी, अब तो किराने वाला भी रख रहा है कि भैया हम भी बेचने लग गए, हमसे भी ले जाया करो कैसेट। क्यों? बोले आपसे नहीं बिकी तो बोले वापस दे देंगे। भैया कैसेट बसों में बिकने लग गई, कैसेट ट्रेन में बिकने लग गई, कैसेट दुकानों पे, मतलब रेहड़ी पे कैसेट बेच रहा है आदमी, ठेला लगा के कैसेट बेच रहा है कि भैया क्या दिक्कत है, बिक गई तो ठीक, नहीं तो गुलशन जी वापस ले लेंगे। इस मॉडल के चक्कर में म्यूजिक घर घर तक पहुंचा। तो इसीलिए टी सीरीज का योगदान है कि हर भारत के घर में या हर भारत की एक्सेस में म्यूजिक होना टी सीरीज की उपलब्धि है। अब एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है, बिजनेस में क्या होता है, दूसरी प्रॉब्लम आती है। अब प्रॉब्लम आई कि भैया ठीक है तुमने कंपटीशन से तो लड़ लिए, अब ग्राहकों का ही मूड चेंज होने लग गया। ग्राहक ने कहा यार देखो एक मूवी है, उसकी कैसेट लेके आते हैं, उसमें 8 गाने, 2 गाने तो बहुत पसंद है, फेवरेट है, मजा आ गया, 6 गाने सुनने का मन ही नहीं है, लेकिन कैसेट तो भैया एक ही आएगी। अब के कैसेट में 2 पसंद गए, 6 नहीं पसंद, तो कैसेट ही बेटी बेटी बेकार हो रही है। तो ग्राहक ने कहा भैया एक ऐसी कैसेट आए जिसमें अपन ने पसंद ही पसंद के गाने भरे, सोनू निगम के ही सारे गाने सुनने हैं, सारे गाने लता मंगेशकर के ही सुनने हैं, सारे गाने आशा भोसले के सुनने हैं। तो टी सीरीज ने कहा चलो ये वाला काम हम करते हैं। तो टी सीरीज ने फिर क्या किया, इंडिविजुअल ये जो स्टार्स हैं आज की डेट में, कि सोनू निगम स्टार है, शान स्टार है, स्टार बनाने में टी सीरीज का भी एक योगदान है, क्योंकि इन्हीं के गानों का कलेक्शन करके सीडीज लॉन्च की और इनके नाम से वो सीडी बहुत बिकी, टी सीरीज ने भी कमाया और ये लोग भी स्टार बने। फिर म्यूजिक में टेस्ट कि भैया ठीक है और कितना बेचेंगे, अब तो जितनी मूवी आएगी उतनी ही कैसेट आएगी। अब मूवी लिमिटेड आ रही है तो भैया लिमिटेड ही कैसेट बिक रही है। उन्होंने कहा यार सेल बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं? तो उन्होंने कहा भैया कुछ सोचना पड़ेगा। तो नई चीज उन्होंने सोची कि भैया डिवोशन, भारत तो धर्म का देश है, धर्म को लेके इतना मानते हैं और धार्मिक दुनिया में तो कोई है ही नहीं, और दुनिया ने कभी सोचा ही नहीं कि भजनों की भी कैसेट आ सकती है। तो गुलशन कुमार ने कहा हम चालू करते हैं। तो गुलशन कुमार ने हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, भगवान के भजन, इस पे कैसेट बनानी चालू की, तीर्थ यात्राओं की रिकॉर्डिंग कर करके कैसेट में जानी चालू की। और वो आप और मैं जानते हैं कि टी सीरीज को काफी लोग तो जानते ही उस दौर से हैं कि भाई टी सीरीज फेमस ही उस चक्कर में हुआ था कि भक्ति म्यूजिक में टी सीरीज ने एंट्री मारी और उस पूरे जो माहौल था उसको हिला के रख दिया और अपने लिए एडिशनल रेवेन्यू जनरेट किया। अभी तक तो गुलशन कुमार या टी सीरीज क्या करते थे कि दुनिया का फिल्म का म्यूजिक था और वो ये रिलीज करते थे। फिर उन्होंने कहा क्यों ना अपन खुद का ही म्यूजिक बनाए, क्योंकि देखो फिल्म के म्यूजिक का तो क्या भरोसा कि अगर 100 मूवी आएगी तो 100 गाने से कैसेट बिकेगी, मुझे तो ज्यादा बेचनी है। तो इन्होंने इंडिविजुअल जो आर्टिस्ट थे उनको हायर करना चालू किया कि सोनू निगम जी आपको हमने लिया, अब 2 साल तक हमारे लिए गाना गाओ, 10 गाने हमारे टी सीरीज के लिए आपको गाने पड़ेंगे। ऐसे इन्होंने स्टार्स पैदा किए, खुद का म्यूजिक प्रोडक्शन चालू किया, इनफैक्ट खुद की मूवी भी इन्होंने बनानी चालू की। जो सबसे पहली आशिकी मूवी थी राहुल रॉय की जो हिट थी, वो टी सीरीज ने प्रोड्यूस की थी और उसके बाद से टी सीरीज अभी तक 20 से ज्यादा मूवियां ऑलरेडी बना चुका है। इसी बीच 1997 में गुलशन कुमार जी की हत्या हो गई थी। तो उसके बाद जो उनके बेटे हैं या फैमिली में जो नेक्स्ट हैं भूषण कुमार जी, उन्होंने कहा पिता की लेगेसी को कंटिन्यू करते हैं। और लेगेसी इन्होंने कैसे कंटिन्यू की कि देखो एक चीज नोटिस करना, हर प्रोडक्ट का एक साइकिल, लाइफ साइकिल होता है। एक जमाना था जब रिकॉर्ड्स बिका करते थे, वो रिकॉर्ड का जमाना गया। फिर एक जमाना था जब कैसेट थी, कैसेट का गया। एक जमाना था जब सीडियां बिका करती थी, उनका भी गया। अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो भूषण कुमार जी को ये बात गुलशन कुमार जी से काफी पहले सीखने को मिल गई थी कि जैसे जैसे इंडस्ट्री बदले हमको बदलना पड़ेगा, इंडस्ट्री में एक कदम आगे जाना पड़ेगा। तो इन्होंने खुद के म्यूजिक एल्बम चालू किए, खुद का मूवी प्रोडक्शन हाउस चालू किया, स्ट्रीमिंग सर्विस चालू की। तो ये क्या करते हैं, म्यूजिक प्रोड्यूस करके इनकी कमाई कैसे कैसे होती है, एक तो जो म्यूजिक प्रोड्यूस किया उसकी रॉयल्टी कमाते हैं। दूसरा क्या काम करते हैं ये कि ये जो म्यूजिक को ये बेचते हैं, जैसे सपोज यूट्यूब पे इन्होंने वीडियो निकाला, यूट्यूब से उनकी कमाई होती है। इन्होंने उसको टीवी MTV को दिया, वहां से कमाई होती है। कहीं भी ये गाना प्ले होता है वहां इनकी कमाई होती है। तो टी सीरीज की रिसेंटली टोटल कमाई जो इन सभी सर्विस थी वो थी 300 करोड़ रुपए, जो कि इसका जो सेकंड कॉम्पिटिटर है सारेगामा, उससे लगभग डबल है।
जैसा अपन देख रहे हैं कि टी सीरीज बदलते माहौल को पहले ही भांप लेते हैं कि क्या हो रहा है। इन्होंने देखा भी आने वाला जमाना होगा यूट्यूब का, तो टी सीरीज की यूट्यूब पे पहली वीडियो गई थी 2010 में, और आज जिस समय ये वीडियो बन रहा है टी सीरीज के टोटल फॉलोअर हैं 209 मिलियन, यानी लगभग 21 करोड़, और ये यूट्यूब का सबसे बड़ा चैनल है। तो आखिर इतना बड़ा चैनल मात्र 12 साल में बना तो बना कैसे? तो इसके पीछे भी एक कारण है कि क्या करते हैं, टी सीरीज की म्यूजिक बिल्ड करने की एक प्रोसेस है। कहते हैं म्यूजिक एक आर्ट होता है, टी सीरीज की म्यूजिक के पीछे साइंस भी काम करती है। टी सीरीज कहता है सबसे पहले कोई भी जैसे गाने की धुन आती है, सबसे पहले उसकी हम टेस्टिंग करते हैं। सर जी हम टेस्टिंग क्या होता है? हम टेस्टिंग मतलब ये गाना क्या हमिंग के लायक है, क्या ये गुनगुना सकते हैं, ये गाना ऐसा लगता है हाँ यार इसको गुनगुनाया जा सकता है, तो ये गाना अप्रूव होता है कि ठीक है चलो ये म्यूजिक गुनगुनाने लायक है, चलो आगे बढ़ो। सेकंड चीज ये चेक की जाती है मेलोडी डिजाइन, कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं है जो गाना है ये सुनने में मेलोडियस तो लग रहा है, अगर आंख बंद करके इसको सुना जाए तो एकदम गुनगुनाने लायक तो है ही, क्या कानों को भी अच्छा लग रहा है। थर्ड चीज आती है कि भैया ये जो गाना जिस समय रिलीज होगा उसके 3 महीने पहले तक किस प्रकार का ट्रेंड चल रहा है। अगर हिप हॉप का ट्रेंड चल रहा है तो वैसा गाना बना दो, अगर बीच में कोई पर्टिकुलर सिंगर का गाना बहुत चल रहा है तो उसको चला दो। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा टोनी कक्कड़ जी को इतने गाने क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि ट्रेंड ही इस तरह का चल रहा है, दुनिया यही सुनना चाह रही है। तो टी सीरीज ने कहा भैया जो दुनिया सुनना चाह रही है वही सुनाएंगे। और उसके बाद इनकी इतनी बड़ी कम्युनिटी है तो ये आपस में शेयर करते हैं, फीडबैक लेते हैं और उसके बेसिस पे उसको इंप्रूव करते हैं, तो इनके गाने के हिट होने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। तो पहले म्यूजिक फाइनल हुआ, फिर उस समय जो आर्टिस्ट चल रहा है उसको कहते हैं भैया गाओ, वो गाना हिट होता है और चीजें इस हिसाब से आगे बढ़ रही है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट एंड पे, वो है बिजनेस लेसन्स फ्रॉम दिस केस स्टडी। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। अगर अभी तक का वीडियो मस्त लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक ये सक्सेस स्टोरी पहुंचाइए। पहला बिजनेस लेसन जो आजकल मैं हर केस स्टडी में कहता हूं, जहां प्रॉब्लम है वहीं पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जहां पे राह चाह है वहीं पे राह है। अगर आपने कहा मुझे बिजनेस करना है, मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं कुछ सुधारना चाहता हूं, मैं किसी प्रॉब्लम को दूर करना चाहता हूं, बिजनेस वहीं पे बैठा है। तो अपनी जिंदगी में देखो कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पे आप परेशान हो, परेशानी है, वो बहुत बड़ी आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन सकती है। सेकंड पॉइंट है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सर किसी भी प्रोडक्ट में आप काम कर रहे हो, आप ये मान के चलना आज उसका जमाना है कल नहीं रहेगा। जिन्होंने सोचा भैया हम रिकॉर्ड बेचते हैं, रिकॉर्ड के किंग है, कोई हमारा क्या कर लेगा, भैया कैसेट आई और सब खत्म। कैसेट के किंग ने सोचा हमारा कोई क्या कर लेगा, सीडी आई कैसेट खत्म, स्ट्रीमिंग आई सीडी खत्म। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हमेशा चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो हमेशा नोटिस कीजिए कि सर जी ये मौका मेरे हाथ से चला गया, सर अगले मौके की प्रतीक्षा करो, क्योंकि हर बार चीजें एक जैसी नहीं रहती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखो मैंने शुरुआत में बहुत सारी केस स्टडी की है, जैसे मैंने फियामा डीवल्स पे केस स्टडी की थी, पीवीआर पे की थी, और वहां एक चीज आपको बताई थी कि ट्रू बिजनेसमैन क्या है। हमको लगता है राहुल जी बिजनेस में परेशानी आएगी तो नया सोचेंगे, नहीं। ट्रू बिजनेसमैन कहता है कितना ही बढ़िया बिजनेस चल रहा हो हमेशा सोचो इसको और कैसे बढ़ाऊं। टी सीरीज बढ़िया चल तो रही थी, लेकिन फिर डिवोशनल म्यूजिक में क्यों कूदे, बोले ठीक है एक रेवेन्यू मॉडल और चाहिए। सब कुछ फिल्म प्रोडक्शन मूवी प्रोडक्शन सही तो चल रहा था, यूट्यूब में क्यों कूदे, बोले नहीं नई लाइन चाहिए। तो जहां भी नई लाइन में हमेशा सोचो अब नया क्या कर सकता हूं और बेटर क्या कर सकता हूं। तो ये थे सारे बिजनेस लेसन जो हर छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, मध्यम व्यापारी से सीख सकता है। और भी कोई आपके सवाल है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, और कोई कंपनी जिस पे आप चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो बनाऊं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बिजनेस रिलेटेड कोई भी सवाल हो प्लीज लेट मी नो, और अगला वीडियो उसी पे आपके लिए तैयार होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।